ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ रोटेटरी मोशन के बारे में हमने देखा था, और हमने क्या देखा था? रिजिड बॉडी और उसके मोशंस हमने देखे थे, ठीक है। कितने मोशन होते हैं एक रिजिड बॉडी के? हाँ, कितने मोशन होते हैं एक रिजिड बॉडी के? कौन बताएगा? सूजन? दो। कौन कौन सा? एक रोटेशनल मोशन और दूसरा ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं RCOM, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास। The center of mass of two particle system, सॉरी RCOM नहीं, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। EBS नहीं निकालेंगे, अभी देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, COM ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना होगा? दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना होगा? देखो ध्यान दीजिए, डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। यार 3 डायमेंशन में रहने दो, होते तो 3 डायमेंशन में ही है। एक्चुअल में जो होता है वो होता है 3 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में बात कर लेते हैं, खत्म कहानी है ना। दो पार्टिकल सिस्टम है तो दो पार्टिकल सिस्टम का 2 डायमेंशन ही बनाएगा। 3 डायमेंशन वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए। तो ये रहा ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमारे पास कहता है सर दो पार्टिकल्स हमारे पास है। एक ये पार्टिकल है जिसका मास m1 है, और एक ये पार्टिकल है जिसका मास m2 है। ये दो पार्टिकल्स हमारे पास है। कहता है बताइए कि इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? मैं मान के चलता हूं कि सर ये रहा मेरे पास पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, और ये रहा मेरे पास पार्टिकल सेकंड का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, ठीक है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फर्स्ट, ठीक है, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन से हैं? पार्टिकल्स हैं। एंड दिस पॉइंट O इज द ओरिजिन, ठीक है। मैं किसी ओरिजिन पर बैठा हुआ हूं, प्रतिभा क्या है? अरे ऊपर बोर्ड पे देखो, कॉपी में बात लिख देना, ठीक है। मैं किसी पॉइंट O पे बैठा हुआ हूं और मेरे सामने दो पार्टिकल्स हवा में है, कहीं पर भी है, हवा में नहीं है, हो सकता है कहीं पर है। तो उन दोनों पार्टिकल्स का मुझे बात करना है कि भाई इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? मैं मान के चलता हूं कि सर अगर मैं इन दोनों को लाइन ज्वाइन करूं, ऐसा लाइन ज्वाइन करूं, और ये मान के चलता हूं ये सेंटर है, यही सेंटर मेरे पास क्या है? सेंटर ऑफ मास r वेक्टर मान के चलते हैं। तो मुझे क्या निकालना है कि ये r वेक्टर क्या होगा, ठीक है। देखो ये दो पार्टिकल है ना, पार्टिकल एक ये है। बच्चे क्या करते हैं कि सर ये r वेक्टर सेंटर ऑफ मास है। नहीं, r वेक्टर सेंटर ऑफ मास नहीं है। r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दिस ओरिजिन पॉइंट। ध्यान देना हो क्या रहा है, ये दो पार्टिकल्स हैं हवा में, एक ये पार्टिकल एक ये पार्टिकल, मैं यहां पे हूं। अब सेंटर ऑफ मास हमने क्या कहा था? सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल्स को तो यहाँ पर है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ नीचे आने का मतलब मेरे फेस पे आने का तो कोई फन ही नहीं बनता ना। इनका सेंटर ऑफ मास होगा तो कहां पर होगा? इनके बीच में होगा, क्योंकि जितना वेट इसका उतना वेट इसका, जितना मास इसका उतना मास इसका। तो कहीं आसपास में ही होगा, इनके बीच में होगा कि यहाँ पर होगा? यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। तो भाई मैं देखता हूं इस पेन को, इसका r1 पोजीशन वेक्टर, इसका r2 पोजीशन वेक्टर, तो हो सकता है कहीं यहाँ पर होगा इनका सेंटर ऑफ मास। तो मुझे ये सेंटर ऑफ मास को रेडियस निकालना है कि भाई मैं जहां पे बैठा हूं मेरी दूरी से पार्टिकल इतनी दूरी पर है,
मेरी दूरी से पार्टिकल दूसरा इतनी दूरी पर है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है मेरी दूरी से इतनी दूरी पर है, वो है पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास। तो हम लास्ट में निकालेंगे क्या सर, हम लास्ट में निकालेंगे आर वेक्टर किसके बराबर है, और इसी आर को कहा जाता है RCUM, position vector of center of mass. It is not actually center of mass. It is the position vector of center of mass. From where? From this point O. From the origin. ठीक है, चले भाई, ये वो पॉइंट है जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया कि ये पॉइंट P जो है ये है हमारे पास सेंटर ऑफ मास इन दो पार्टिकल्स का सिस्टम का मास। ठीक है, अच्छा भैया चलो भाई, M1 और M2 क्या है, मास पार्टिकल्स है, और 9th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि भाई दोनों मास पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कौन सी फोर्स लगाएंगे भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स है। F1 F2 को मतलब M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा और M2 M1 को, है ना, ऐसा पढ़ा था कुछ आपने। अगर ये M1 है ये M2 है तो इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो F कितना होगा, M1 M2 G बटे में R स्क्वायर, इतना कुछ पढ़ा था आपने। तो ये फोर्स M1 M2 पे लगाएगा और M2 M1 पे लगाएगा। तो भैया मान के चलो कि F(1,2) मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट F(1,2) वेक्टर बी द फोर्स ऑन, कहाँ लग जाती है मेरे को पता नहीं चलता, बी द फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। कितना फोर्स है, F(1,2) फोर्स किसके ऊपर, M1 के ऊपर। ठीक है, और मान के चलो कि मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा रहा हूं, F(1) वेक्टर लगा रहा हूं, कितना फोर्स, F(1) वेक्टर, एंड F(1) वेक्टर बी द एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है भाई, इंटरनल फोर्स है। कौन सी फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो। इंटरनल फोर्स मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का लेन देन, ये पार्टिकल इसके ऊपर ये पार्टिकल इसके ऊपर, वो बीच में चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन ये है कि वो खुद से लगा रहे हैं, इंटरनल फोर्स है। और F(1) स्मॉल f जो है वो कौन सा है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स ऑन M1। नेट फोर्स कितना है F पर, नेट फोर्स कितना होगा, दैट विल बी F1 प्लस F(1,2), है ना। नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन M1 इक्वल्स टू F(1) वेक्टर प्लस F(1,2) वेक्टर। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, है ना, फोर्स के डेफिनेशन के तहत हमारे पास फोर्स का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बटे में dt। सो दिस विल बिकम इज इक्वल्स टू, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, मोमेंटम चेंज करेंगे, किसका भैया, पार्टिकल फर्स्ट का, किसका, पार्टिकल फर्स्ट का मोमेंटम चेंज करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई राइट इट एज F(1) plus F(1,2) is equals to dp1 over dt। Let us suppose that this is equation first, this is equation first। now सेकंड के बारे में बात करते हैं। now let F(21) vector be the internal force on M2 due to M1। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है F1 के कारण F2 के M2 के ऊपर कारण जो अरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं, M1 के कारण M2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितना है, F(1,2) है। और एंड F(2) वेक्टर बी द एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। ठीक है, इसके ऊपर जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो कितना है भैया, F(2) वेक्टर है।
कितना फोर्स लग रहा है, F2 वेक्टर है। टोटल फोर्स कितना है, देखो नेट फोर्स कितना है, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन M2, वो कितना लग रहा है बच्चे, F2 वेक्टर प्लस कैपिटल F, कितना है भाई, कैपिटल F21 वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा, किसका, सेकंड बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा, है ना, F12 प्लस F21। ओके, अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, चलिए चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या ही बढ़ेंगे हम, मैं क्या करता हूं, मुझे क्या निकालना भैया, आर निकालना है ना, आरसीएम निकालना है ना। चलो हम करते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट, जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और दोनों का राइट हैंड साइड क्या होगा, ऐड होगा। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो रहा है तो कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल्स टू dP1 बटे में dt प्लस dP2 बटे में dt। दिखाई दे रहा है ना, कि मार्कर चेंज करूं, दिखाई दे रहा है ना। ओके चलो भाई, अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज, ऋतिक तुम कहां थी और 2-3 दिन कहां थी, क्या करने, हमें ना बुलाया फंक्शन में, अकेले अकेले काम खाई, फिर बोलती सर जी मैं बीमार हुई। हाँ अच्छा किसने बोला बीमार थी, अरे नेहा बोल रही बीमार थी, सॉरी तू नहीं होती बीमार, होती है वही है ना, फिर अकेले अकेले मेरे को सोचल को नहीं बना, हम में से किसी को किसने होगा। अच्छा तू बाकी छोड़, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता, तूने उसको बुलाया, नहीं बुलाया था, फिर तू क्यों नहीं गई, नहीं पे ही ले आते हैं। चलो छोड़ो, देखो अच्छा देखो भैया क्या है, कहता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स M1 M2 के ऊपर लगाएगा दैट इज F12 वेक्टर, उतना ही फोर्स M2 M1 के ऊपर भी लगाएगा दैट इज F21 वेक्टर, लेकिन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स नेगेटिव, ऑपोजिट मीन्स नेगेटिव। सो F12 को मैं लिख सकता हूं माइनस F21, तो अगर मैं इसका वैल्यू यहां पर डालूं तो F1 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू dP1 बटे में dt प्लस dP2 बटे में dt। भाई F21 और F21 प्लस माइनस खत्म, which implies F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू dP1 ओवर dt प्लस dP2 ओवर dt। यही रहा। ओके चलो मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। मोमेंटम पढ़ा ना आप लोगों ने, पढ़ा मोमेंटम, किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। चले भाई पकड़ दें इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन भाई, चलो इसको उस साइड लेते हैं, उसको इस साइड ले जाते हैं। dP1 बटे में dt प्लस dP2 बटे में dt इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और अगर मैं इसको ऐसा करूं, मोमेंटम किसके बराबर होता है मुझे ये बताओ, P1 किसके बराबर होगा, ये M1 बॉडी का मोमेंटम जो होगा P1 वो किसके बराबर होगा, P1 किसके बराबर होगा, यस M1 P1, और P2 किसके बराबर होगा इसका,
m2v2, क्योंकि सर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कितना होगा सर, p1v1 प्लस d बटे में dt ऑफ p2, अरे भाई क्या कर रहा हूं मैं, m1v1 भैया क्या है, p1 m1v1 प्लस d और dt ऑफ m2v2 f(1) प्लस f(2). ये f(1) प्लस f(2) क्या है, अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम कंसीडर करके चलता हूं, पूरा मैं इसको क्या कंसीडर करके चलता हूं, अगर मैं एक ही सिस्टम इसको कंसीडर करके चलता हूं तो f1 इस साइड से लग रही है फोर्स, f2 इस साइड से लग रही है फोर्स, टोटल फोर्स कितनी लग रही है, मेरे पास ये एक सिस्टम है, पेन का एक सिस्टम है, एक साइड इसकी कैप है, एक साइड इसकी टेल है, मैं कुछ फोर्स इधर लगा रहा हूं F1 और कुछ फोर्स इधर लगा रहा हूं F2, क्या दोनों पॉइंट पे सेम फोर्स लग रहा है, नहीं, हो सकता है ये बड़ा ये छोटा कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर कितनी लग रही है, वो होगा इन दोनों के सम के बराबर। तो यहाँ पर वही हो रहा है F1 प्लस F2, तो which is equals to F, the net external force या total external force exerted on the system. So this F1 plus F2 can be replaced by F. This can be replaced by F, the total force on the system M2V2, and this can be replaced by F. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ total external force on the system, और सिस्टम कितने पार्टिकल्स का, केवल 2। ठीक है भैया, चलो यहां से d बाई डी टी कॉमन ले लो भाई, d बाई डी टी कॉमन आता है कि नहीं आता है, आता है, चलिए भाई d बाई डी टी कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया भाई, m1v1 प्लस m2 इक्वल्स टू f। अब भाई मास वेलोसिटी किसके बराबर होता है, कैलकुलस मेथड से अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, v इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, बताया था मैंने वेक्टर्स में, जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, इसीलिए मैंने वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट गए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स। तो भैया अगर हम इसको करते हैं तो कितना आता है, डी बाई डी टी m1 डी बाई डी टी ऑफ r1 प्लस m2 डी बाई डी टी ऑफ r2 ब्रैकेट क्लोज, और ये रहा टोटल एक्सटर्नल फोर्स। डी बाई डी टी फिर से बाहर कॉमन कर दो, कितना आता है भैया, चलो कर ले कॉमन, कर ले, अरे भाई आरसीएम हटा दिया, आरसीएम हटा दिया, डी बाई डी टी कॉमन कर दो भैया इस क्वेश्चन में, फिर से डी बाई डी टी कॉमन कर दो, एक डी बाई डी टी पहले से है बाहर, एक डी बाई डी टी और लेके आओ अंदर से, एक डी बाई डी टी और अंदर से लेके आए तो अंदर क्या बचा, m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू f। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 3। कितना इक्वेशन बनाया था, 2 ये बनाया था ना, चलो भैया ये हमारे पास है क्या, इक्वेशन नंबर 3, क्या है ये, इक्वेशन नंबर 3। चलो अभी इक्वेशन नंबर 3 नहीं करते हैं, चलो आगे बढ़ाते हैं इसको, डी बाई डी टी दैट विल बी डी स्क्वायर बटे में डी टी स्क्वायर, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू f। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 3। अगर किसी को याद होगा हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में क्या था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, जब हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रेडियस इज नोन एज वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव इज नोन एज एक्सेलरेशन, सेकंड डेरिवेटिव क्या करता है, एक्सेलरेशन है, dr बटे में dt हमारे पास क्या है, dr बटे में dt हमारे पास क्या है भाई, dr बटे में dt that is velocity, rate of dr delta r, what is delta r, that is change in radius, बटे में delta t change in time, delta r change in position vector, बटे में delta t change in time, तो position vector with respect to time is known as velocity, उसी का नाम क्या है, velocity है।
उसी को डेल्टा स्क्वायर बटे में डेल्टा टी। भाई एफ डैश एक्स निकालो तो वेलोसिटी आता है, एफ डबल डैश एक्स निकालो तो एक्सेलरेशन आता है। क्लियर है? चलो, अगर नहीं क्लियर है तो उस वक्त मैंने बहुत बहुत ज्यादा चिल्लाया है, ठीक है। जिसको नहीं क्लियर है तो वो पहले जाके लेक्चर्स को देख के आए, ठीक है। शायद वो लेक्चर्स भी हमने अपलोड नहीं किए, न्यूमेरिकल्स के तो किए ही नहीं है ना, न्यूमेरिकल्स के तो किए ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो रिवीजन में पढ़ लेना अगर नहीं किया है तो। चलिए भाई, हम बात करते हैं फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन होता है बट एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ आर। या फिर मैं ऐसे कर दूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बटे में dt। होता है कि नहीं होता है? ये तो पता होगा सबको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बटे में dt। और भाई मैं इसका क्या कर देता हूँ, डी बटे में dt कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर मैं v को चेंज कर लेता हूँ। ये जो v है ना, इसको चेंज कर लेता हूँ डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा? डी बाई dt ऑफ r, ठीक है। अब अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा सर हमारे पास? एक्सेलरेशन आएगा d इंटू डी स्क्वायर बटे में dt स्क्वायर इंटू r। और इसी को हम लिखते हैं f डबल डैश r, सॉरी f डबल डैश x नहीं है, f डबल डैश t, टाइम का फंक्शन होता है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। f डबल डैश x डबल डेरिवेटिव ऑफ x डबल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो सर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है सर? ये है हमारे पास एक्सेलरेशन, डी स्क्वायर बटे में dt स्क्वायर इनटू r इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में डालता हूं, यहां पे डालता हूं, तो मेरे पास फोर्स कितना आएगा सर? देन F विल बिकम इक्वल्स टू m डी स्क्वायर बटे में dt स्क्वायर इनटू r। Let us suppose that this is equation 4th. Which equation? Equation number 4th. On comparing equation number 3rd and 4th, 3rd and 4th equation number को मैं अगर compare करूं, on comparing equation number 3rd and 4th, on comparing equation number 3rd and equation number 4th, we get, जब हम इक्वेशन नंबर 3rd और इक्वेशन नंबर 4th को कंपेयर करते हैं तो 3rd में लेफ्ट हैंड साइड में f है तो इसके राइट हैंड साइड में m है, सॉरी f है, तो दोनों का साइड में बराबर है। तो इसका मतलब m डी स्क्वायर बटे में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डी स्क्वायर बटे में dt स्क्वायर इंटू m1 r1 प्लस m2 r2। ये और ये खत्म। m इंटू आर इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2। m को उस साइड लेके जाता हूं भाई, m1 r1 प्लस m2 r2 बटे में, व्हाट इज दिस m? व्हाट इज दिस m? फ्रॉम वेयर इट कम्स? ये m आया तो आया कहां से सर? ये m कहां से आया मुझे बताओ। हमने इस m को कहां पर इंट्रोड्यूस किया? हमने इस m को कहां पे इंट्रोड्यूस किया? यहां पर, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स का m है, और एक्सटर्नल फोर्स का अगर m इंट्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? F1 प्लस F2, दैट इज सम ऑफ द टू फोर्सेस जो M1 और M2 के ऊपर लग रही है। तो मतलब ये जो m है, ये m किसके बराबर है? दैट इक्वल्स टू द सम ऑफ द मासेस M1 प्लस M2, है ना, which is the net weight या net mass of the system. What is this m? This m is the net mass of the system, and net mass of the system, since the system is made up of two particles, कितने पार्टिकल्स का? दो पार्टिकल्स का। सो मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा? अगर एक सिस्टम दो पार्टिकल्स का बना है तो उस सिस्टम का मास कितना होगा? मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यस, m1 प्लस m2, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, ठीक है। तो ये m किसके बराबर होगा सर?
m1 प्लस m2 के बराबर। तो भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, r मेरे पास कितना हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई ये m किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 के बराबर, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही r हमें निकालना था, क्या भैया, यही r निकालना था ना, ये r सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना था, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, RCM में भी हम इसकी बात करते हैं। तो ये RCM अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसके ऊपर भी वेक्टर डालना पड़ेगा। सो RCM हमारे पास कितना होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 फॉर हाउ मेनी पार्टिकल्स, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। If we have 3 particle system, then अगर हमारे पास 3 particle system है, अगर हमारे पास 3 particle system है, तो for 3 particle system, for 3 particle system, 3 particle system के लिए R कितना हो जाएगा, m1 r1 m2 r2 plus m3 r3 divided by the total mass of the system प्लस m3। फॉर 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए m4 r4 डिवाइडेड बाय m4। फॉर n पार्टिकल सिस्टम, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स n पार्टिकल्स, मानकर चलो कि ये जो मैंने सर्कल लगाया है, इस सर्कल के अंदर पार्टिकल्स ही पार्टिकल भर के, कितने पार्टिकल्स है सर, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास। देन RCM will become equals to m1 r1 plus m2 r2 plus so on up to mn rn divided by m1 plus m2 plus m3 plus so on up to mn। ठीक है भाई, दिस इज द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है भैया, यही तक रखते हैं, वेलोसिटी इसके अगले में देखेंगे, एक्सेलरेशन इसके अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ओके, बंद करें।